तो जैसे कि मैंने बोला आज लेक्चर नंबर हमारा 4th है। आज हम डिस्कस करेंगे मास डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, एंड उसके बाद फिर हम एक ग्राफिकली भी चीजें स्टडी करेंगे। ठीक है, कि कौन सी चीज कितनी स्ट्रॉन्ग है, उस चीजों को हम सारी डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट नाम से पता चल रहा है कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहा होगा कोई चीज में। अब किसमें क्या डिफेक्ट रहा है उसको समझते हैं। देखिए ये आपका एटम है इस तरह से, और इसके बीच में रहता है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस का आपने कोई तरीके से मास को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसकी जो स्टेबल स्टेट है, उस स्टेबल स्टेट में इसका जो मास है, मान लीजिए कितना मास है, स्मॉल एम। जब मान लीजिए मैं वैल्यू ले लेता हूँ, मान लीजिए कितना आया, 10 आया। अब दूसरा तरीका क्या है, एक तो आपने कंप्लीट, जब ये स्टेबल था, पूरा कंप्लीट न्यूक्लियस था, उस समय इसका आपने क्या निकाल लिया, मास निकाल लिया। अब आप क्या करते हो, आपको पता है ये जो न्यूक्लियस है ये आपका किसका बना हुआ है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का। तो मतलब कि आप इसके अंदर जितने न्यूट्रॉन्स हैं उन सभी न्यूट्रॉन्स का मास निकाल लो, किसका, न्यूट्रॉन्स का। और जितने भी इसके अंदर प्रोटॉन्स है उनका मास निकाल लो, किनका, प्रोटॉन का। उन सभी मासेस को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो आपके पास वापस क्या मिलना चाहिए, मास ऑफ न्यूक्लियस मिलना चाहिए। हाँ, कोई बोल रहा था। तो मैंने न्यूक्लियस का मास कितना मान लिया, 10 मान लिया। फिर मैंने बोला ये न्यूक्लियस जो होता है, देखो ये जो 10 मास निकाला, जो मैंने एम माना हुआ था, स्मॉल एम, ये तो आपकी स्टेबल न्यूक्लियस का मास है। फिर मैंने तुम लोगों को बोला ये जो न्यूक्लियस है दो चीजों के मिलकर बना होता है, एक न्यूट्रॉन का और दूसरा प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन का मास आप निकालो और प्रोटॉन जितने भी है इसके अंदर उनका मास निकाल लो। जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं उनका मास निकाल लो, और जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनका मास निकाल लो। उन दोनों मासेस को क्या कर दो, ऐड कर दो, न्यूट्रॉन के मासेस प्लस प्रोटॉन के मासेस। तो आपको, आपके दिमाग में ये आना चाहिए भी ये मास मिलेगा दोनों के ऐड करके, वो भी मास किसका होना चाहिए, न्यूक्लियस का होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस बना किसका, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। तो masses of neutrons plus masses of proton gives us masses of nucleus। लेकिन हमने एक चीज नोटिस की, जब हमने मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन्स निकाले, उनको ऐड किया, तो जो हमें मास देखने को मिला ना, वो कितना मिला, 11 मिला। एक्चुअल में स्टेबल स्टेट में कितना था, 10 था। लेकिन जब आपने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का अलग अलग फाइंड किया और उनको ऐड किया, तो आपको कितना मिला 11 मिला। तो 11 माइनस 10 करेंगे तो आपको कितना वैल्यू मिलेगी, 1 वैल्यू मिलेगी। ये जो 1 वैल्यू है, यही आपका क्या है, डिफेक्ट है। किसके अंदर डिफेक्ट है, मास के अंदर डिफेक्ट है। इसी को, ये जो 1 वैल्यू मिली, इसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे समझ आ गई, अब एग्जैक्ट जो हमने पढ़ना है उसको समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा अभी। तो मास डिफेक्ट पढ़ रहे हैं हम, क्या होता है मास डिफेक्ट। उसको समझने से पहले आपको पता है एक एलिमेंट हम एक्स के साथ लिखते हैं, इस तरफ होता है आपका एटॉमिक नंबर और इस तरफ क्या होता है, मास नंबर। मास नंबर को हम किसके साथ लिखते हैं, जहाँ एटॉमिक वेट को किसके साथ लिखते हैं, हम ए के साथ, और एटॉमिक नंबर को किसके साथ लिखते हैं, जेड के साथ। ये बातें मैंने बताई हुई है तुम लोगों को। ओके, तो जेड क्या है आपका, एटॉमिक नंबर। ए क्या है आपका, मास नंबर या एटॉमिक वेट भी बोल सकते हो। और मान लीजिए एम पी क्या है आपका, मास ऑफ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास कितना है, एम पी, और एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, एम एन। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, एम एन है। और स्मॉल एम आपका क्या है, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस इन स्टेबल स्टेट। स्टेबल स्टेट में जो न्यूक्लियस का मास है, टोटल मास है, वो कितना मान लिया हमने, स्मॉल एम। ये सारा कुछ हमने क्या किया, कंसीडर किया। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आपको निकालना आता है। कैसे निकालते हैं, ए माइनस जेड करते हैं। क्यों ए माइनस जेड करते हैं, मैंने बताया हुआ है। ए क्या है, एटॉमिक वेट है, और एटॉमिक वेट क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन्स के बराबर। तो यानी कि माइनस पी, तो पी पी आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, एन मिलेगा। तो यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है, ए माइनस जेड होता है। ये भी बात आपको पता है। ठीक है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, ए माइनस जेड। अब ध्यान से सुनना, अब मैं क्या करूंगा, Z इंटू एम पी। जेड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जेड की एटॉमिक वेट। तो ए, ये टोटल नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन्स है, और एक प्रोटॉन का मास कितना है, एमपी है। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, सभी प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, Z इंटू एमपी हो जाएगा।
प्लस किया मैंने किसके साथ, a माइनस जेड। a माइनस जेड क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, mn है। तो mn इंटू a माइनस जेड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन। जितने भी न्यूट्रॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर उसका मास ये है, और जितने भी प्रोटॉन्स है उसका मास कितना है, z इंटू mp है। इन दोनों मासेस को आप जब प्लस करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, मास ऑफ न्यूक्लियस मिलना चाहिए। लेकिन स्टेबल स्टेट में हमने कितना मानना हुआ है, m मानना हुआ है। तो माइनस जब हम m करेंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस इन स्टेबल स्टेट, तो हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू मिलती है, उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो मास डिफेक्ट किसके बराबर होता है, इट इज z इंटू एम पी प्लस a माइनस जेड इंटू एम एन माइनस क्या होता है, m। और मास डिफेक्ट को हम किसके साथ लिखते हैं, डेल्टा m के साथ लिखते हैं। अब स्टेटमेंट समझते हैं इसकी होती क्या है। Mass of nucleus of an atom in stable state is always less than the sum of mass of nucleon in free state. Thus missing mass is known as mass defect. देखिए मैंने स्टार्टिंग में जैसे तुम लोगों को बताया था कि स्टेबल स्टेट में जो आपका मास होता है न्यूक्लियस का, ये हमेशा क्या होता है, कम होता है। किससे कम होता है, जो मास होता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं आपके, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जो मासेस होते हैं किसके, न्यूक्लियॉन्स के, किस स्टेट में, फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो न्यूट्रॉन का हमने अलग मास निकाला, प्रोटॉन्स का हमने अलग मास निकाला, बाद में इनको ऐड किया, तो ये फ्री स्टेट में थे ना, बाद में इनको ऐड किया तब हमने बोला जी न्यूक्लियस का मास हुआ हमारा। तो क्या कहा इसने, मैं वापिस रिपीट कर रहा हूँ, मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, कोई भी एटम का स्टेबल स्टेट में क्या होता है, हमेशा लेस होता है, हमेशा कम होता है। किससे, सम मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जो सम लेते हैं किनका, किनके मास का, न्यूक्लियॉन्स के मास का, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। कब, इन फ्री स्टेट में। ये जो मिस हो रहा होता है मास, इसी मास को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। मैथमेटिकली कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको अभी सिखा दिया यहाँ पे। ये हमारा तरीका हो गया मास डिफेक्ट करने का। किसी को कोई डाउट है वो पूछ सकता है, तब तक मैं बाइंडिंग एनर्जी की तरफ चलता हूँ। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एक किस्म का क्या होता है, वर्क। 11 से बताता आ रहा हूं मैं, एनर्जी एक किस्म की क्या है, वर्क ही है। वर्क पता चल जाए तो आपको एनर्जी पता चल जाएगी, ठीक है। पिछले बार अगर सभी को क्लियर है तो यस बोल दो, अगर डाउट है तो बताओ डाउट है तो यहाँ पे हम एनर्जी की बात करें तो अल्टीमेटली मुझे क्या पता करना पड़ेगा, वर्क पता करना पड़ेगा। अगर वर्क पता चल जाए तो मुझे बाइंडिंग का पता चल जाएगा। अब बाइंडिंग क्या है ना, जस्ट आना शुरू हो गया, मतलब कि समझ आया सभी को। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज द एनर्जी विद विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंडेड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियॉन्स क्या है आपके, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं एक दूसरे के साथ, बाउंडेड स्टेट में होते हैं। तो इनको कितनी एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो क्या है बाइंडिंग एनर्जी, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज द एनर्जी विद विच द न्यूक्लियॉन्स आर बाउंडेड इन द न्यूक्लियस। इसको एनर्जी फाइंड करने का तरीका क्या है भाई, ये दो न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, अगर कितनी एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हैं तो फाइंड करने का तरीका क्या होता है, हम क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट काम करेंगे। हम बोलेंगे इन दो न्यूक्लियॉन्स को, जब दो प्रोटॉन्स को दूर लेके जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। दो न्यूक्लियॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर है, जब दो प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियॉन्स के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, उनको सेपरेट करने में, कितना सेपरेट करने में, इंफिनिटी डिस्टेंस तक सेपरेट करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, यही वर्क आपका कहलाएगा एनर्जी। तो क्या है, इट इज मेजर्ड बाय वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स एट इंफिनिटी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस सो दैट दे डू नॉट इंटरेक्ट ईच अदर। इतना उनको दूरी पे ले जाओ कि वापिस वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ना कर पाए। तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, दोनों न्यूक्लियॉन्स को दूर लेके जाने में, इंफिनिटी डिस्टेंस तक। कहां से, न्यूक्लियस से। वो सारा वर्क हमारा क्या कहलाएगा, बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगा। तो देखो मैथमेटिकली बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी जस्ट अभी मैंने बताया, वर्क डन टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स। कहां पे, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आई होगी। अब देखो आपने मास एनर्जी इक्विवेलेंस पढ़ा था 11th में, क्या होता था वो,
वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, E इज इक्वल टू क्या होता है mc स्क्वायर। व्हाट इज m? मास। व्हाट इज c? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। E क्या होती है? एनर्जी। एनर्जी फाइंड करने का तरीका क्या हो जाएगा हमारे पास? यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी। अब आपने एक चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई, जो आपके स्टेबल न्यूक्लियस होता है उसका मास हमेशा कम होता है किनसे? न्यूक्लियन के मास के सम से, फ्री स्टेट में। जब बाकी मास जाता कहाँ है? जो जो कम मास हो जाता है, इसका मास क्यों कम होता है? रीजन क्या है? वो जो मास कम हुआ है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करने का जो मास है आपका, जो आपका कम हुआ है, वो जो कम मास डिफेक्ट होता है वो यूज हुआ होता है किस चीज, क्या क्या चीज बनाने में? बाइंडिंग एनर्जी बनाने में। तो यहाँ पे मास की जगह हम क्या लिखेंगे? डेल्टा एम। एम की जगह क्या हो जाएगा? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। हमें क्या मिलेगी? बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। और डेल्टा एम की वैल्यू तुम लोगों को पता है क्या थी? एटॉमिक नंबर को मल्टीप्लाई कर दो एक नंबर ऑफ प्रोटॉन से, प्लस ए माइनस जेड, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर दो मास ऑफ न्यूट्रॉन से, माइनस कर दो टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस इन स्टेबल स्टेट। ये हो गया आपका डेल्टा एम की वैल्यू। इनटू क्या है? सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? बाइंडिंग एनर्जी होती क्या? ये मैथमेटिकल रिलेशन कैसे लिख दिया मैंने, सभी को समझ आई? तो यस और नो। तीसरा टॉपिक, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, साथ में कल मैंने आपसे वो फीडबैक लिया था, तो एक स्टूडेंट से, ठीक है आगे बढ़ते हैं तब तक। नेक्स्ट क्या है? एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन, नाम लग गया नीचे, क्या है? न्यूक्लियन ऑफ द न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी अभी आपने निकाल ली, तो क्या है? एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो मतलब सिंपल सी बात होने वाली है यहाँ पे। अब बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड कर दो किसके साथ? पर न्यूक्लियन की बात हो रही है, तो न्यूक्लियंस क्या होते हैं आपके? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स क्या देते हैं आपको? एटॉमिक वेट देते हैं। तो यानी कि आप एवरेज बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड कर दोगे किसके साथ? एटॉमिक वेट के साथ। तो आपको क्या मिल जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिल जाएगी। तो क्या है? इट इज द एवरेज एनर्जी spent to remove a nucleon from the nucleus to infinite distance। बाइंडिंग एनर्जी क्या थी? कितना काम करना पड़ा हमें दो न्यूक्लियॉन्स को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेके जाने में? वो जो वर्क होता है वो एनर्जी होती है आपकी बाइंडिंग एनर्जी, सिंपल भाषा में। तो यहाँ पे हम एवरेज वर्ड यूज कर रहे हैं, तो एवरेज वर्ड यूज करें तो हम इसे क्या कर, किसकी बात करेंगे? एवरेज एनर्जी की बात करेंगे। तो एवरेज एनर्जी जो स्पेंड की जाएगी ताकि हम न्यूक्लियॉन्स को क्या कर सके? न्यूक्लियस से निकाल के इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जा सके, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं एवरेज एनर्जी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मैथमेटिकली क्या है? इट इज गिवन बाय टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। मास नंबर की जगह आप एटॉमिक वेट भी लिख सकते हो, एक ही मतलब है। समझ आई बात? तो मैंने क्या बोला? एवरेज बाइंडिंग एनर्जी मैथमेटिकल, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो नीचे लिखी हुई है। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या हो जाती है? इट इज गिवन बाय टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय किसके साथ? एटॉमिक वेट या मास नंबर, एक ही मतलब है, दोनों में से एक चीज लिखोगे। बाइंडिंग एनर्जी अभी हमने निकालना सीखा था, क्या फार्मूला था? Z इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड। लिख दो साइड पे, क्या था? Z इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस क्या था? M इंटू क्या था? सी स्क्वायर। क्या था? सी स्क्वायर। डिवाइड करेंगे किसके साथ हम? एटॉमिक वेट के साथ या मास नंबर के साथ, जबकि क्या होता है? ए के साथ डिनोट होता है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? ए। ये होती है आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सभी को समझ आई कि नहीं आई? सही, यस और नो? तीसरा करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएशन इन एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर। मास नंबर के साथ आपकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कैसे चेंज होती है उसको पढ़ेंगे। ओके, यस आ गया। बाकी स्टूडेंट्स भी एक बार कंफर्म करें, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब देखो, हमने देखो पहले ग्राफ समझेंगे। अगर आपको ग्राफ समझ आ गया ना, तो आपको ये जो कंक्लूजन मैंने आगे बताने हैं वो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनते रहना। एक लेंगे हम वाई एक्सिस और एक लेंगे हम एक्स एक्सिस, ठीक है? एक हम क्या लेने वाले हैं? वाई एक्सिस, और दूसरी हमने क्या ली?
एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर आपने क्या रखा हुआ है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखो मैंने बोल दिया क्या है ये, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसमें वैल्यू होगी इसकी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू होगी। और एक्स एक्सिस की तरफ आपने क्या रखोगे, मास नंबर। क्या रखा आपने, मास नंबर। यानी कि जैसे जैसे इस तरफ मूव करते रहोगे मास नंबर आपका इंक्रीज होता रहेगा। और वाई एक्सिस की बात करनी, इस तरफ जैसे जैसे मूव करते जाओगे ऊपर की तरफ, आपकी बाइंडिंग एनर्जी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब ये आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये वैल्यू फिक्स है ना। तो जैसे हमने देखा हाइड्रोजन की जो बनानी हो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, उसकी वैल्यू आती है यहाँ पे। देखो ये जो हाइड्रोजन है, आपको पता है ना मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो जैसे जैसे हमने अलग अलग एलिमेंट के की एनर्जी को पर न्यूक्लियन, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी अपॉन एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास नंबर, ये आपको क्या मिलती है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इस तरफ आपका क्या है, मास नंबर। तो ए की वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में जाती है, बाइंडिंग एनर्जी ऊपर रहती है। तो जैसे जैसे हमने वैल्यूज को प्लॉट किया, लिथियम की वैल्यू को प्लॉट किया तो उसका यहाँ पे पॉइंट आया, हीलियम की वैल्यू को प्लॉट किया उसका यहाँ पे पॉइंट आया, नाइट्रोजन की किया तो यहाँ पे आया, कार्बन का किया तो यहाँ पे आया, ऑक्सीजन का यहाँ पे आया, सल्फर का यहाँ पे आया, आयरन का यहाँ पे आया। क्यों आया, इनका क्या मतलब है बाद में पता चलेगा। मोलिडियम का, टंगस्टन का, गोल्ड का, यूरेनियम का, ये सारे आपको पॉइंट देखने को मिले। क्या रिकॉर्डिंग ऑन की है मैंने, हाँ की है, ठीक है। अब इस ग्राफ से हमें क्या समझ आती है वो समझो, क्या पता चलता है। हमने ये नोटिस किया जी हाइड्रोजन है, इसका मास नंबर क्या है, कम है। मास नंबर कम है तो इसकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी क्या है, कम है। जैसे जैसे फिर मास नंबर इंक्रीज होता गया, है ना, देखो हीलियम का मास नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा है, नाइट्रोजन का लिथियम से ज्यादा है, ये तभी इस तरफ शिफ्ट होते जा रहा है ग्राफ धीरे धीरे, और साथ में ऊपर भी जा रहा है। तो हमने देखा जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज हो रहा था, आपका ये जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। एक टाइम ऐसा आया, किसका, आयरन का। जब आयरन के पास पहुंचे हम, तो हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये क्या पहुंच गई, मैक्सिमम पहुंच गई। कितनी पहुंच गई, वैल्यू कितनी है वो बाद में बताऊंगा। तो आयरन के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो क्या है, मैक्सिमम है। उसके बाद फिर से हम जैसे जैसे हमारा मास नंबर इंक्रीज हो रहा है, फिर से हमारी क्या होती जा रही है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है ना। हमें हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर रहे हैं, आपका मास नंबर कम हो तब भी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर आपका मास नंबर बहुत ज्यादा है तब भी बाइंडिंग एनर्जी आपकी क्या होगी, पर न्यूक्लियन क्या होगी, कम होगी। लेकिन बीच में कुछ ऐसी वैल्यूज हैं, ना ही ज्यादा आपका मास नंबर और ना ही कम है, ना ही ज्यादा है ना ही कम है। बीच में कुछ ऐसी वैल्यूज मिली जहां पे हमारी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, पर न्यूक्लियन ज्यादा है, और सबसे ज्यादा किसकी है, आयरन की है। इन सारी बातों को मैं कंक्लूड करता हूं, अभी रुको, देखो कंक्लूजन देखते हैं इनके सारे। पहला कंक्लूजन, क्या कंक्लूड किया हमने ग्राफ से, एलिमेंट ऑफ स्मॉलर न्यूक्लियाई, स्मॉलर न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस, यानी कि किसकी बात हो रही है, न्यूक्लियस की। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स। तो क्या बोला मैंने, द एलिमेंट ऑफ स्मॉलर न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन, ये सारे हाइड्रोजन के आपके क्या है, आइसोटोप्स है। क्या होता है इनका, शो स्मॉलर बाइंडिंग एनर्जी। ये क्या करते हैं, स्मॉल बाइंडिंग एनर्जी शो करते हैं। सिंपल सी बात, जिसका स्मॉल न्यूक्लियाई होगा उसकी स्मॉल बाइंडिंग एनर्जी होगी। दूसरा, द न्यूक्लियाई विच हैव इंटरमीडिएट, वो न्यूक्लियाई जो क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, यानी कि जिनका मास नंबर क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, कम होता है, ना ही ज्यादा है ना ही कम है, बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है। उन केस में जो बाइंडिंग एनर्जी शो हुई वो हमें क्या हुई, लार्ज वैल्यू शो हुई। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या दिखी, हमें ज्यादा दिखी। किस केस में, जिस केस में आपका मास नंबर यानी कि एटॉमिक वेट क्या है, इंटरमीडिएट है, जहां उसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर भी बोल सकते हैं। तीसरा, द मास नंबर रेंजिंग फ्रॉम, वैसे एटम्स, वैसे एलिमेंट जिनका मास नंबर कितना रेंज कर रहा है, 2 से लेके 20 तक, शो सम पीक वैल्यू। उन्होंने क्या शो की, हमें पीक वैल्यू शो की, किसकी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, विच शो दे हैव
दे पोसेस लार्ज वैल्यू ऑफ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज कंपेयर टू नेबरिंग न्यूक्लियाई। उसने कहा जो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स थे जिनका मास नंबर 2 से लेके 20 की रेंज में है, कहां से लेके कहां तक है, 2 से लेके 20 की रेंज तक, उन्होंने बहुत ज्यादा पीक वैल्यू शो की है। देखो बाकी वाले से उन्होंने क्या की, बहुत ज्यादा वैल्यू चली गई उनकी, किसकी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी की। तो इसने यही कहा है। तीसरे पॉइंट है मास नंबर जिनका 2 से 20 की रेंज में है, उन्होंने पीक वैल्यू शो की किसकी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी की, which show they possess large value of average binding energy per nucleon as compared to neighboring nucleon. Fourth point, this is very important. The nuclei of an element किसका, आयरन का। जो आयरन का न्यूक्लियाई है वो क्या करता है, मैक्सिमम पीक वैल्यू शो करता है। मैंने ग्राफ में भी दिखाया, मैक्सिमम पीक वैल्यू शो करता है हमें एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की। कितनी वैल्यू होती है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। कितनी, 8.8। नेक्स्ट चलते हैं। विद इंक्रीज इन मास नंबर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गोज ऑन डिक्रीजिंग। फिर मैंने बोला था तो जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज हो रहा था वापिस आपकी क्या हो रही है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो रही है। कहां तक डिक्रीज होती है, 7.6 तक वैल्यू पहुंच जाती है। आयरन की पहले देखो कितनी थी, 8.8, और जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज होता गया ग्राफ फिर नीचे आना शुरू हो गया, यानी कि एवरेज एनर्जी क्या होने लगी, आपकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी। ये सारी बातें मैंने स्टार्टिंग में बताई, यहाँ पे पॉइंट वाइज भी आपको बता दी। तो देखो यहाँ पे क्या है, अब इससे कंक्लूजन क्या मिलता हमें, जितनी ज्यादा एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी, जितनी ज्यादा ये वैल्यू होगी उतना ज्यादा आपकी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। किसकी, न्यूक्लियस की। उतना ज्यादा आपका क्या होगा, न्यूक्लियाई स्टेबल होगा। और जितनी कम वैल्यू होगी उतना कम स्टेबल होगा। क्या ये एवरेज बाइंडिंग एनर्जी का पता चला। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखती है। अगर ये वैल्यू ही कम हो जाएगी इसका मतलब वो स्टेबल कम है। अगर ये बाइंडिंग एनर्जी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो मतलब कि वो क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, अच्छे से बांध के रखा हुआ है न्यूक्लियॉन्स को, जल्दी टूटेंगे नहीं। जिनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती है, तो जहां पे लिखा हुआ स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज इन स्टेबिलिटी, दैट इज एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम क्यों होती है, ड्यू टू कूलम्स रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स। आपको पता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन भी तो हो सकती है, और प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स जब बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा न्यूक्लियस के अंदर, इसको वैसे तो किसने बांध के रखा होता है, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने। जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं इनके बीच में थोड़ा उसका भी इफेक्ट होने लगता है, किसका, कूलम्स रिपल्सिव फोर्स का, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। तो उसके कारण बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है, थोड़ी वीक हो जाती है। तभी हम देख रहे हैं जब मास नंबर बढ़ता है, मास नंबर बढ़ने का मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ज्यादा हो चुके हैं, तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बीच में रिपल्शन होना भी शुरू हो चुकी है बहुत ज्यादा। तो इसलिए जिसका मास नंबर ज्यादा होता है उसकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होती है, कम होती है फिर धीरे धीरे। ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। थोड़ी देर बाद देखो कंक्लूजन कर लेते हैं इन सारे पॉइंट्स का 3 पॉइंट्स में। पहला बोलता है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, जिनको अभी तक डाउट्स थी अभी क्लियर हो जाएंगे, सुन लो इस तीनों कंक्लूजन को। पहला, एज एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल। अगर ये स्मॉल होगी, किसके लिए स्मॉल होती है, स्मॉल फॉर लाइटर, जो कम, जिनका न्यूक्लियर क्या होता है, लाइट होता है, कम होता है जिसकी वैल्यू। और हैवियर, जिनकी बहुत ज्यादा न्यूक्लियर होता है उनके लिए भी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती है। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में और एंड में एवरेज बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती है। जबकि जिनका न्यूक्लियाई लाइटर होगा और जिनका न्यूक्लियाई हैवियर होगा, दोनों केस में आपकी जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी। जहां पे वही लिखा हुआ है, विच मीन्स दे आर अनस्टेबल। इसका मतलब वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, जान की ज्यादा स्टेबल नहीं होंगे। सर अटेंडेंस तो लो, हाँ अटेंडेंस भी ले लेंगे, बात पढ़ तो लो यार पहले, मेन काम जो करना है, जहाँ अटेंडेंस के लिए ही आए हो सिर्फ। नेक्स्ट देखो, दोस न्यूक्लियाई विच शो पीक वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अप टू मास नंबर 20। वैसे न्यूक्लियाई जिन्होंने क्या शो किया, पीक वैल्यू शो की, किसकी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी की,
तो उनका मास नंबर कहाँ तक रेंज कर रहा था, 20 तक कर रहा था। शोज दैट दे आर मोर स्टेबल देन सराउंडिंग न्यूक्लियाई, इसका मतलब वो क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल है बाकी न्यूक्लियाई से। क्या बोला मैंने, द न्यूक्लियाई विच शो पीक वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अप टू मास नंबर 20 शोज दैट, क्या बताया उन्होंने, दे आर मोर स्टेबल, वो क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल है सराउंडिंग न्यूक्लियाई से। और तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, आयरन इज मोर स्टेबल, आयरन जो होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है एट पीक वैल्यू ऑफ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम, दैट इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो ये मैंने पहले ही बताया था, आयरन की आपकी क्या होती है, आयरन की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होने का मतलब क्या है, आयरन का न्यूक्लियस क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। 3 पॉइंट में मैंने इनको कंक्लूड किया। किसी को यहाँ पे तक डाउट है तो पूछ सकता है।